नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की। लेक्चर फर्स्ट रहेगा ये और रीट मनोविज्ञान के लिए स्पेशल क्लास है। 46 क्वेश्चंस रहेंगे व्याख्या सहित। देखिए, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके से जुड़ सकते हैं। उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर ये सब पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उज्जवल जीके क्लास में फर्स्ट जो लेक्चर है वो है मनोविज्ञान का। ठीक है, तो सबसे पहले साइकोलॉजी की बात करेंगे। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। और किन शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो दो शब्द हैं। देखिए, स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग से संबंधित भी कई बार प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। तो साइकी और लोगस जो है, इन दो शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और साइकोलॉजी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, साइकी जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सोल। ठीक है, यानी कि आत्मा। और जो लोगस है इसका अर्थ होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। तो किसका अध्ययन? यहाँ पर आत्मा का अध्ययन किया जाता है। तो इनका जो उत्पत्ति से संबंधित मीनिंग था वो था आत्मा का अध्ययन, यानी कि स्टार्टिंग जो स्टेज थी साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, वो थी आत्मा के अध्ययन से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी व लोगस से मिलकर हुई है, ये बात किसने कही है? हम बहुत बार सुनते हैं कि साइकी और लोगस से मिलकर हुई है, पर किसने कहा है? गैरिट ने कहा है। कई जगह जो है मैंने नाम देखा है पैम्पानोजी का, लेकिन ये कुछ उचित प्रतीत जो है नहीं होता, क्योंकि अधिकतर बुक्स जो है वो गैरिट बताती हैं। तो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो साइकोलोगस से हुई है, यानी कि आत्मा का अध्ययन, और ये बताते हैं गैरिट महोदय। ठीक है, आगे देखिए। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि मनोविज्ञान का जो शुरू में यूनानी दर्शकों ने बताया है वो ये बताया है कि ये आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, आगे देखिए। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया, पृथक कर लिया। ये कथन किसका है? ये काफी जो है फेमस कोटेशन है। किसकी? तो रेबन की कोटेशन है। ठीक है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के तहत जो ये विज्ञान है इसने अपने आप को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। ये कथन है रेबन का। ठीक है, अब इसने किसका रूप धारण किया? तो आत्मा का विज्ञान तो कहा जाता था 16वीं शताब्दी में, और जब इसने दर्शन शास्त्र को छोड़ा, ठीक है, तो इसने 17वीं शताब्दी में जो है मस्तिष्क का विज्ञान जो है उसको अपना लिया। उसकी चर्चा आगे करेंगे। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? साइकोलॉजी का तो इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो अरस्तु के समय जो है मनोविज्ञान का जो प्रारंभ हुआ था वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। ठीक है, उस समय जो है मनोवैज्ञानिक आत्मा क्या है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, ठीक है, उसका आकार क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी प्रमाणिकता क्या है, किसकी? आत्मा की। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर वो लोग नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनको ये जो आत्मा का अध्ययन है इस चीज को छोड़ना पड़ा। और इन्होंने कब छोड़ा? 17वीं शताब्दी में छोड़ा। ठीक है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह परिभाषा किस शताब्दी तक प्रचलित रही? ये जो परिभाषा थी ये 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। देखिए, रीट एसएसटी की हम सारी वीडियोस जो हैं वो कर चुके हैं, रीट एसएसटी से संबंधित। ठीक है, तो अब हम मनोविज्ञान जो है उसको शुरू कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये परिभाषा 16वीं शताब्दी जो है उस तक प्रचलित रही। यानी कि क्या कहा गया? साइंस ऑफ सोल,
ठीक है, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। ये फेमस कोटेशन जो है आपने बीएड में पढ़ी होगी, क्रो एंड क्रो की। ठीक है, मनोविज्ञान क्या करता है, सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है कि कैसे मानव का विकास किया जाना चाहिए। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसके तरीका क्या होना चाहिए, उसके मेथड्स क्या होने चाहिए। और शिक्षा ये बताती है, एजुकेशन बताती है कि उसको क्या पढ़ाना है। ठीक है, अध्यापक को क्या पढ़ाना है या बच्चे ने क्या सीखना है, उस क्या की बात जो है वो कौन करती है, शिक्षा करती है। आत्मा के विज्ञान से संबंधित दार्शनिक कौन कौन से हैं। प्लेटो हैं, अरिस्टोटल हैं, देकार्ते या डेकार्ट हैं और साथ ही गाइकिल हैं। ये चारों जो है ये आत्मा के विज्ञान से संबंधित दार्शनिक है। इन्होंने जो भी अपनी किताब लिखी है, बातें बताई हैं मनोविज्ञान के संबंध में, वो आत्मा के विज्ञान के रूप में बताई हैं। किस शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। ठीक है, दोनों नाम याद रखिए, मन या मस्तिष्क, एक नहीं, आप मस्तिष्क को अकेले नहीं ले सकते। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किस शताब्दी के दार्शनिकों ने कहा है, तो 17वीं जो शताब्दी आई थी तब इन्होंने ये चीज कही दार्शनिकों ने। ठीक है, अभी तक कौन चल रहे हैं, दार्शनिक चल रहे हैं। मनोविज्ञान जो मनोवैज्ञानिक है उनका क्रम 20वीं शताब्दी के बाद आएगा। ठीक है, यहां पर हम दार्शनिक ही बोलेंगे, मनोवैज्ञानिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, मस्तिष्क के संबंध में भी वही सब कठिनाइयां सामने आई, किसको, दार्शनिकों को। जो आत्मा के संबंध में आई थी भी, उसका रंग क्या है, यानी कि उसकी रूप क्या है, उसका आकार क्या है, पहले तो बात की थी आत्मा की। अब ये बोल रहे हैं कि मस्तिष्क जो है या मन जो है उसका भाई उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये सारी चीजें जो हैं ये दार्शनिक जो हैं स्पष्ट नहीं कर पाई। ठीक है, तो क्या कहा गया इसको, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ माइंड। 17वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण दार्शनिक कौन से हैं, तो इटली के पाम्पोनोजी जो हैं वो 17वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण दार्शनिकों में आते हैं, जो कि साइंस ऑफ माइंड मानते हैं मनोविज्ञान को। मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की प्रगति नहीं की। ये कथन किसका है, ये कथन B.N. झा का है। ठीक है, आधुनिक जो है मनोवैज्ञानिक वो कहते हैं कि मस्तिष्क के स्वरूप जो है वो क्या है, अनिश्चित होता है, जिसकी वजह से जो मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जो है मनोविज्ञान ने, साइकोलॉजी ने किसी प्रकार की प्रगति जो है वो नहीं की। फिर आता है अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी जब आती है, 16वीं शताब्दी में था आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में था मस्तिष्क का विज्ञान। अब 19वीं शताब्दी आते आते विद्वानों ने मनोविज्ञान को क्या माना, मनोवैज्ञानिकों ने चेतना का विज्ञान माना। किसे, मनोविज्ञान को। कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। माना क्या, चेतना का विज्ञान। अगर उन्होंने साइंस ऑफ जो है कॉन्शियसनेस माना है तो उसके प्रमुख विद्वान कौन से हैं, तो उसके प्रमुख विद्वान हैं वाइव्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स ली। ये तीनों जो है ये मुख्य हैं। ठीक है, चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रमुख विद्वान जो थे वो थे वाइव्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली। मनोविज्ञान की पहली किताब कौन सी थी, साइकोलॉजिया थी। 1590 में ये लिखी गई थी या प्रकाशित जो है वो की गई थी। कौन सी किताब, मनोविज्ञान की पहली किताब साइकोलॉजिया। जो ये पहली किताब थी इसके जो लेखक थे वो थे रुडोल्फ गाइकल। मनोविज्ञान की पहली किताब के लेखक थे रुडोल्फ गाइकल। ठीक है, जिनको हम कहते हैं, इन्होंने, गाइकल ने आत्मा का विज्ञान माना है। अपनी किताब में जो बात कही है वो आत्मा के विज्ञान के रूप में जो है मनोविज्ञान को माना है। 1590 में ये प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इन्होंने इस किताब में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया था, पहली बार अपनी जो किताब है इसमें साइकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया था। किसने, रुडोल्फ गाइकल ने। चेतन मन के अतिरिक्त
कौन कौन से मन और होते हैं? तो अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होता है। देखिए 19वीं शताब्दी में क्या माना? चेतना का विज्ञान। लेकिन प्रॉब्लम वही आ गई कि इसकी व्याख्या वे विद्वान नहीं कर पाए कि चेतन मन तो बता दिया उन्होंने, लेकिन ये चेतन मन के अलावा ये जो दो आपके मन हैं, अचेतन अर्धचेतन, ये भी बड़े जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? मनुष्य की जो स्वप्न की अवस्था है या जो विक्षिप्त अवस्था होती है उसमें मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। कौन दोनों? ये दोनों। ठीक है, आप जो अपने चेतन मन के दौरान यानी कि जब आप जागने वाली स्थिति में होते हैं, जिन चीजों को आप नहीं प्राप्त कर पाए हैं अपने अतीत में, मान लीजिए आपके नंबर बहुत अच्छे आ गए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, तो वो चीजें जो है आपको आपके मन में एक जो भड़ास है वो निकलती है। कहां पर? आपकी स्वप्न की अवस्था में वो सारी चीजें जो है दिखलाई जाती हैं, दिखती हैं, या विक्षिप्त अवस्था में मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं ये दोनों। ठीक है, कौन? अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो इसकी जो थी आप व्याख्या, ठीक है, किसकी? चेतन मन के अतिरिक्त इन दोनों की व्याख्या जो है विद्वान नहीं कर पाए। ठीक है, आगे देखिए मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है? मैकडूगल की ये जो पुस्तक है ये एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है, इन्होंने ये जो किताब थी इसमें चेतना जो था, चेतना शब्द को एक बहुत ही बुरा शब्द बताया था और कहा था कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये शब्द जो है आसानी के साथ और साधारण रूप से प्रयोग किया जाता है कि भाई मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। लेकिन ये बहुत ही बुरा शब्द बताया था। किसने? मैकडूगल ने। देखिए इन सब विद्वानों का कहना था, जो भी विद्वान थे जो चेतना का जो है मानते थे विज्ञान, इन विद्वानों का कहना था कि मनोविज्ञान जो है मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, पर वे चेतना शब्द जो है ठीक है, उसके अर्थ के संबंध में एकमत नहीं हो पाए। भी चेतना का एक अर्थ जो है वो नहीं बता सके, एकमत नहीं हो सके सभी विद्वान। अलग अलग चीजें सभी ने अलग अलग बताई। ठीक है, विलियम वुंट ने किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की? तो ये स्थान था जर्मनी का लिपजिंग नामक स्थान, जहां पर विलियम वुंट ने अपनी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। अकेले इनकी पहली नहीं थी बल्कि फर्स्ट जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी। कब स्थापित की गई थी? 1869 में। ठीक है, और कहां पर? लिपजिंग नाम का एक नगर है। कहां पर? जर्मनी में लिपजिंग नगर। इस लिपजिंग जो नगर है यहां पर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम था लिपजिंग विश्वविद्यालय, जो कि आजकल कहलाता है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, कहां पर है? लिपजिंग नगर में है, जो कि जर्मनी में पड़ता है। वहां पर पहली मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो स्थापित की इन्होंने। विलियम वुंट कौन थे? इस विधि को आपने पढ़ा होगा बीएड करते वक्त। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। इसके प्रवर्तक कौन थे? विलियम वुंट थे। कौन थे? विलियम वुंट। विलियम वुंट की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का विषय क्या था? तो विलियम वुंट की जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी उसका विषय जो था वो था संवेदना। विलियम वुंट की प्रयोगशाला जो थी उसका विषय क्या था? संवेदना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो व्यवहार का विज्ञान जो है ये 20वीं शताब्दी में माना गया। देखिए 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में क्या माना गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान जो है उसके रूप में माना गया मनोविज्ञान को। आगे देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने बताया है? तो देखिए ये बताया है जेबी वॉटसन, यानी कि जॉन ब्रॉड्स वॉटसन ने मनोविज्ञान जो है इसे व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान माना है। आपने कई जगह पढ़ा होगा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है लेकिन निश्चित माना है। किसने? वॉटसन ने। और ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे।
ठीक है, अमेरिका के थे ये। और इसके अलावा अगर हम वाटसन के अलावा बात करें कि व्यवहार का विज्ञान किसने माना है, तो एक नाम सुना होगा आपने बार बार, स्किनर का बीएड के दौरान, वुडवर्थ का। तो इन दोनों ने भी जो है, इसके अलावा बहुत से हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से जब स्टार्टिंग हुई थी तो इन तीनों का नाम आता है, वुडवर्थ का, स्किनर का और वाटसन का। सबसे ज्यादा वाटसन को माना जाता है। मनोविज्ञान केवल जो है इन्होंने माना था कि ये क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन मनोविज्ञान केवल और केवल किसका, व्यवहार का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये किसका, इसके साथ और किसका विज्ञान है, अनुभूति का भी विज्ञान है। केवल व्यवहार का विज्ञान नहीं है, बल्कि अनुभूति का भी विज्ञान है, ऐसा मानते हैं आजकल के मनोवैज्ञानिक। व्यवहार का तो है ही, लेकिन साथ में अनुभूति का भी विज्ञान है। मनोविज्ञान को दर्शन से दूर करके भौतिक शास्त्र के नजदीक लाकर किसने खड़ा किया, तो ये आप नाम जानते हैं, विलियम वुंट, जिन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। तो ये भौतिक शास्त्र के नजदीक लेकर गए थे विलियम वुंट। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र जो विषय है उसका दर्जा कब दिया गया, 1880 में दिया गया। ठीक है, 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी, तो ये कलकत्ता में स्थापित की गई थी। ठीक है, और 1915 में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1915 में। ठीक है, वहां पर 1879 में की गई थी लिपजिंग में, और यहाँ भारत की बात करें तो 1915 में स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी, कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और अगर बात करें कि किसने स्थापित की है कलकत्ता में भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, तो उनका नाम था सेनगुप्त। सेनगुप्त ने 1915 में कलकत्ता में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की भारत में। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, वातावरण के संबंध में व्यक्ति की जितनी भी क्रियाएं हैं उनका क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कथन किसका है, ये कथन है वुडवर्थ का। ठीक है, वुडवर्थ का कथन है। मनोविज्ञान है, देखिए बहुत सारी कोटेशंस हैं, सभी को कर पाना जो है, याद कर पाना संभव नहीं होता। हाँ, अलग से अगर आप लोग चाहेंगे तो एक वीडियो स्पेशल बना दी जाएगी जिसमें सारी कोटेशंस या सारी जो परिभाषाएं वगैरह हैं वो उसमें जो महत्वपूर्ण है वो उसकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल ये आप देख लीजिए। अच्छा, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है, एक विधायक विज्ञान है, साथ ही आदर्श नियामक है। यानी कि कैसा विज्ञान है ये पॉजिटिव विज्ञान है, और क्या है, नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव है, साइंस है, पॉजिटिव है। क्या माना गया है मनोविज्ञान को, एक तरह का साइंस माना गया है, और वो भी कैसी साइंस, जो कि पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है। आगे देखिए, वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था, वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। ये भी आप बीएड में पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली क्या होती है, ठीक है, कैसे बनाई जाती है। तो वो सारी चीजें स्टार्टिंग करने वाले इंसान कौन थे, वुडवर्थ थे। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है, मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा, स्किनर ने। मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मतलब शिक्षा जो है अपने कैसे का जो प्रश्न का उत्तर है वो किससे प्राप्त करती है, इस मनोविज्ञान से प्राप्त करती है। मतलब किस प्रकार पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मानने वाले कौन है, जेम्स ट्रेवर। जेम्स ट्रेवर जो है मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मानते हैं। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है, आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये बात कही है मैकडूगल ने, वही जो जिन्होंने किताब लिखी थी आउटलाइन वाली। ठीक है, क्या नाम था, आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है, तो ये मैकडूगल की परिभाषा है। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान सबसे पहले मानने वाले में से कौन थे, प्लूटो। ठीक है, मनोविज्ञान के अब आपने क्षेत्र बताने, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं,
तो देखिए मनोविज्ञान के बहुत से क्षेत्र होते हैं। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान जिसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जो कि आप लोग पढ़ रही हैं, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए आज हमारी पहली क्लास है, इसीलिए हम इसमें मनोविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक कोटेशन है, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर मन या मस्तिष्क को खोया और उसके बाद अपनी चेतनशीलता को खोया। मतलब 16वीं शताब्दी में ये था, 17वीं में ये था, 19वीं में ये था और अब व्यवहार का जो विज्ञान है वो बना हुआ है। ये कथन किसका है? 20वीं शताब्दी में था व्यवहार का विज्ञान, तो ये वुडवर्थ का कथन है और ये काफी फेमस है। आगे है लैटिन भाषा। कुछ बात हम शिक्षा से संबंधित कर लें तो लैटिन भाषा का जो एजुकेटम शब्द है वो किससे बना है? नहीं, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से कौन सा शब्द बना है? तो एजुकेशन शब्द बना है। किससे बना है? एजुकेटम शब्द से बना है। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? जे.बी. वाटसन है और व्यवहारवाद के बारे में इन्होंने जो बताया है 1912-13 में बताया है। ठीक है, एजुकेटम शब्द जिससे एजुकेशन शब्द बना है, तो ये एजुकेटम किससे बना है? ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये ई और ड्यूको से बना है। ठीक है, ई का मतलब होता है अंदर, अंदर से। ठीक है, और ड्यूको का मतलब आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, अंदर से आगे बढ़ाना। ठीक है, यानी कि शिक्षा जो है वो जन्मजात जो हमारी शक्तियां होती हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से मिली होती हैं, ठीक है, जन्मजात जितनी भी शक्तियां हैं उनको अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयोग क्या है? एजुकेशन है, ऐसा बताता है एजुकेटम। ठीक है, इसके अलावा दो शब्द और हैं, इनसे भी माना जाता है कि इन दोनों शब्दों से भी एजुकेशन शब्द बना है, जिसमें है एजुकेयर और एजुशियर। एजुकेटम, ये तीन शब्द हैं जिनसे एजुकेशन का माना जाता है। ठीक है, इन दोनों शब्दों का अर्थ भी क्या होता है? आगे बढ़ाना। तो ये तीनों शब्द जो हैं, इन तीनों शब्दों का अर्थ है, एजुकेटम का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना, जबकि एजुकेयर और एजुशियर का अर्थ है कि आगे बढ़ाना। ठीक है, और इन्हें एजुकेशन का मूल रूप माना जाता है। मनोविज्ञान की शाखा जो कि है शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी उत्पत्ति जो है कब हुई है? इसकी उत्पत्ति जो हुई है सन 1900 में हुई है। ठीक है, सन 1900 ईस्वी में हुई है। मनोविज्ञान की जो शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई है। किनके प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान की स्पष्ट और निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ? किनके प्रयासों से? तो थॉर्नडाइक हैं, जड़ हैं, टर्मन है, स्टेनले हॉल हैं। इनके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को एक निश्चित स्वरूप 1920 में प्राप्त हुआ। आगे देखिए, व्यवहार जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है विलियम मैकडूगल ने, और कौन सी पुस्तक में किया है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया है व्यवहार शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक जो है उनकी तैयारी की आधारशिला है। ये काफी फेमस है कोटेशन। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की क्या है? आधारशिला, क्योंकि यही बताती है कि किस प्रकार से पढ़ाना है, क्या मेथड यूज करने हैं। ठीक है, बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे दूर किया जाए। आगे देखिए, बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? एक जो स्टूडेंट होता है उसके लिए क्या महत्व है? तो पहली बात कि वंशानुक्रम और वातावरण का जो ज्ञान है
वो बच्चे को पता लग जाता है, यानी कि बालक को इनके महत्व के बारे में पता चलता है कि भाई वंशानुक्रम का क्या महत्व है, वातावरण का क्या महत्व है, और साथ ही वो समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, खराब वातावरण को जो है त्याग देना चाहिए, उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। दूसरा है कि मानसिक क्रियाओं का ज्ञान बच्चे को पता लग जाता है कि जो बालक की सीखने की, स्मरण करने की, याद करने की, तर्क करने की, विचार करने का जो ज्ञान होता है, उससे क्या करता है, वो अपनी जो मानसिक क्रिया होती है उनको सुधारने का जो है प्रयास करता है या उसे मौका मिलता है। आगे है योग्यताओं व क्षमताओं का जो ज्ञान है बच्चे को पता लग जाता है। मुझ में जो जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं, जब बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है तो बालक को अपनी योग्यता के बारे में पता चल जाता है, अपनी क्षमता के बारे में पता चल जाता है कि भाई मुझे कैसे सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जिनसे आगे मैं अपने अकॉर्डिंग जो है अपना भविष्य तैयार कर सकूं। मूल प्रवृत्तियां व रुचियों का ज्ञान, यानी कि इसका ज्ञान प्राप्त करके मूल प्रवृत्तियों का, अपनी जो रुचियां हैं उनको जो है उनका ज्ञान प्राप्त करके वो क्या कर सकता है, अपने व्यवहार को कंट्रोल में कर सकता है। आत्म मूल्यांकन, मानव मापन की विधियों का ज्ञान, देखिए किसी भी सब्जेक्ट में अपनी स्थिति का अंदाजा लगा सकता है बच्चा, और उसमें किस प्रकार से प्रगति प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकता है। तो यह है बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। अगर अब बात करेंगे टीचर के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है, किस लिए पढ़ना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान, सिर्फ मनोविज्ञान की बात नहीं हो रही, यहाँ एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसकी बात हो रही है। देखिए एक तो स्वयं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है टीचर को, और तैयारी, देखिए अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, अपने बुद्धि के लेवल के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यताओं को पहचान कर एक जो टीचर है वो अपने शिक्षण कार्य को सफल बना सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, बालक के जो संवेग हैं, उनका बच्चा जो अध्यापक है वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और अपना जो बढ़िया से बढ़िया जो टीचिंग है उसमें और निर्देशन, बच्चे का जो है निर्देशन करने में वो सफलता प्राप्त कर सकता है, कौन, टीचर। बालक के स्वभाव और व्यवहार का ज्ञान, देखिए एजुकेशन जो साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान है उससे शिक्षक उन विधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिनकी सहायता से वो बच्चे के जो नैतिक गुण हैं, ठीक है, बच्चे के जो नैतिक गुण हैं उनका विकास कर सकता है। अगर नैतिक गुणों का विकास करेगा तो बच्चे का जो चरित्र का विकास है, चारित्रिक विशेषताएं हैं, उनका विकास जो है अवश्य संभव हो जाएगा। फिर है बालक के चरित्र निर्माण में सहायक, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक जो है उन विधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ठीक है, जिससे वो बच्चे की सहायता कर सकता है बच्चे के विकास में, बच्चे के जो चार तरफा जो विकास होता है, ठीक है, उन चारों तरफा विकास को, नैतिक गुणों को बढ़ावा देने में एक टीचर जो है इसकी हेल्प ले सकता है। बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान, यानी बच्चे की कौन सी आवश्यकता है, बच्चे को प्रेम से पढ़ाना है, बच्चे के साथ सहानुभूति रखनी है एक अध्यापक ने, ठीक है, स्वतंत्रता देनी चाहिए बच्चे को क्लास में थोड़ी बहुत, ठीक है, बोलने की, आत्मसम्मान जो है बच्चे का, यूं नहीं सारा दिन डांटते ही रहे, आत्मसम्मान जो है, इन सारी आवश्यकताओं, ये देखिए ये कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है एक बच्चे की, ठीक है। तो इन बच्चों की इन आवश्यकताओं का जब टीचर ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अगर ये पूर्ण हो जाती है तो टीचर जो है उनका स्वाभाविक विकास कर सकता है, किसका, बच्चे का। उसके बाद है बालक की स्वतंत्रता, सहानुभूति, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जब ज्ञान प्राप्त करता है तो बच्चे की रुचियों, बच्चे की योग्यताओं, बच्चे के बच्चे की जो बुद्धि है, बच्चे की जो कार्य क्षमता है उसको अध्यापक समझ सकता है, भाई ये बच्चा जो है कितना इसका लेवल है और कितना मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं। बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना किससे संभव है, शिक्षा मनोविज्ञान से। कक्षा की समस्याओं का ज्ञान, देखिए कक्षा की बहुत सी समस्याएं होती हैं, अनुशासनहीनता नंबर 1 पे है, फिर बाल अपराध है, फिर छात्रों का पिछड़ापन है, ठीक है, इन सब को दूर किया जा सकता है अगर हम कक्षा की समस्याओं का ज्ञान जो है किससे प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी क्लास को बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं। अनुशासन स्थापित करने में सहायक, देखिए कठोर दंड बच्चे को न दिया जाए, प्रेम सहानुभूति से बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाए अगर छोटे बच्चे हैं, ठीक है। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करके जो है बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जो है व्याख्यान विधि का प्रयोग, जो
पुराने ज़माने से चला आ रहा है, सिर्फ इसका यूज़ न करके और बहुत से मेथड हैं उनका प्रयोग किया जाए और फिर बच्चे को उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करके एजुकेशन दी जाए। ठीक है, ये सिखाता कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान। मूल्यांकन की जो नई नई विधियों हैं, नई नई विधियां जो है उसका यूज करके वो किसका ज्ञान क्या कर सकता है? खुद का मूल्यांकन कर सकता है। भी जो मैंने आज पढ़ाया है क्या बच्चे को समझ में आया है? ठीक है, अगर नहीं आया तो उसके लिए मैं और बढ़िया कैसे कर सकता हूं या कैसे कर सकती हूं, क्या पढ़ा सकती हूं, क्या इसमें इजाफा किया जा सकता है। तो मूल्यांकन की नवीन विधियों के बारे में भी जो है एक टीचर को पता लगता है। तो शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बहुत जरूरी है। अगर आपको क्लास समझ में आई है, लेसन बढ़िया लगा है, ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप उज्जवल जी के चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी नवी जो वीडियो है वो अपलोड की जाती है तो आपके पास पहुंच जाए समय रहते। ठीक है, तो धन्यवाद।